1। लास्ट सेशन में हम लोग ने एप्लीकेशन ऑफ लास्ट सेशन में हम लोग ने देखा था बेसिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसके अंदर हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे दैट इज मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। जब एक व्हीकल टर्न लेती है तो कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए कि वो स्किड ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड होगा तो क्या होगा, वो स्किड हो जाएगा। तो उसके बेसिस पे हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन देखने वाले हैं। ओके, सपोज ये एक व्हीकल है, ये पाथ को ट्रेस करो, दिस इज योर रेडियस, ये उसका रेडियस है। जब व्हीकल टर्न लेगा अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा, वेलोसिटी अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, कल ही हम लोग ने देखा था वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस पे दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, वन इज योर सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अदर वन इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसका टर्निंग होता है, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ पुश करेगा। अगर ज्यादा वेलोसिटी हो गया तो क्या होगा, ये व्हीकल को टर्न आउट कर देगा और व्हीकल उसके वजह से स्किड हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे एक मिनिमम सेफ स्पीड होता है जो आपको देखना है, कितना होगा मैक्सिमम स्पीड, कितना जा सकते हैं हम लोग। ओके, एक सिंपल सा डायग्राम लेते हैं हम लोग। सपोज दिस इज योर व्हीकल, हम लोग जो बना रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी फोर्सेस एक्ट होंगे वो इसके ऊपर बताएंगे। दिस इज द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं इट इज अ पॉइंट एट विच द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, आपको दो चीज याद में रखना है, दो चीज आपको ध्यान में रखना है। एक फोर्स होगा दैट इज वेट। वेट जो होता है वो हमेशा एक्ट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन विच इज गिवन बाय mg। ओके, देन दूसरा फोर्स जो होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन अभी जो वेट एक्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ देयर विल बी एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो वो जो होता है दैट इज गिवन बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन भी आपको याद रखना है कि इट विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। जो भी प्लेन होगा, अगर टेढ़ा है तो ये उसको परपेंडिकुलर होगा, जबकि वेट जो होगा दैट विल एक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउन। ये दो फोर्सेस आपके फिक्स होंगे। नॉर्मल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय ओके। अब ये व्हीकल टर्न ले रहा है, हम लोग ने साइडवेज से देखे, तो अब ये व्हीकल ऐसा आके टर्न लेगा। तो जब ये टर्न लेगा, स्किडिंग अवॉइड करना है हम लोग को। स्किडिंग अवॉइड करने के लिए क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट फोर्स आएगा दैट इज नथिंग बट योर फ्रिक्शन विच विल एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन डिनोटेड बाय। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपका जो व्हीकल है उसको स्किड होने से प्रिवेंट कर रहा है। ओके, सो फ्रिक्शन इज गिवन बाय μs into normal reaction, where μs is called as coefficient of static friction and n is your again normal reaction. Okay, these terms are clear to you. अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंस। अब यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस अगर हम लोग देखेंगे तो वेट mg is balanced by the normal reaction. Okay, so weight mg is balanced by normal reaction n. Normal reaction n. Therefore, what I can say, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ mg is equal to n. Let's mark this as equation 1. Okay. Then अभी ये जो फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स वो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, टर्निंग जो हो रहा है उस पर टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट हो रहा है। मतलब क्या, ये जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हियर द नेसेसरी centripetal force is provided by
फ्रिक्शनल फोर्स। देखो मैं क्या बोल सकता हूं, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज कल ही हम लोग ने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला विच इज गिवन बाय आर, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं साइन कंसिडरेशन नहीं ले रहा हूं, वी आर ओनली कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। From equation 1, what is n? N is equal to mg. So mv square by r equal to mu s into mg. कहाँ से आया ये? From equation 1. Therefore ये m and m कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, तो बाकी सब टर्म्स इधर भेज देते, तो क्या होगा यहाँ पे mu s r v square equal to म्यू एस आर जी। तो v का वैल्यू क्या आएगा मेरे को, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, सेफ वेलोसिटी, जिससे एक व्हीकल इजीली टर्न कर सकता है। डेरिवेशन जब स्टार्ट करोगे तो आपको लिखना कैसा है, जो जो यहाँ पे वेरिएबल दिख रहे हैं उनको ही एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल्स है, यहाँ पे लेट m be the mass of the vehicle, let vehicle is taking a turn on a curved road of radius of curvature small r, okay, let n be the normal reaction acting on the vehicle, then क्या है यहाँ पे mu s, let mu s be the coefficient of friction between tire and the road surface। सारे टर्म्स एक बार एक्सप्लेन होने के बाद में आप लोग डेरिवेशन स्टार्ट करोगे डायग्राम बनाने के बाद में, ओके। यहाँ पे तुम लोग अगर देखोगे, यहाँ पे v किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, v आपका डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कितना रेडियस होगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब क्या, g तो कांस्टेंट होगा आपका, व्हीकल टर्न ले रहा है उसका रेडियस भी कांस्टेंट होगा, वेरिएबल जो होता है दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, टायर और रोड सरफेस पे डिपेंड करेगा। अगर आपका रोड एस्फाल्ट रोड है तो उसका म्यू का वैल्यू अलग आएगा, अगर आपका रोड नॉर्मल सीमेंट रोड है तो वहाँ पे अलग आएगा, अगर रोड पे पानी गिर रहा है तो वहाँ पे अलग आएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आपका इसका वैल्यू चेंज होता है, ओके। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, इस रोड को इंक्लिनेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, वो हम लोग आगे बाद में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, ठीक है। तो वहां पे कितना मिनिमम स्पीड होना चाहिए कि वो व्हीकल गिरे ना, इसके पीछे भी आगे आपका कंसेप्ट आता है सर्कुलर मोशन का, ओके। तो यहाँ पे अगेन कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, सपोज ये वो व्हीकल है तो यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, जैसे कि मैंने बोला वेट which will be always acting vertically downward given by m। सेकंड क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन which will be acting perpendicular to the surface, ये आपका सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब ये क्या हुआ आपका, दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ओके। और थर्ड कौन सा फोर्स आएगा, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जहाँ पे मोशन होगा उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब ये व्हीकल है, वेट इसको नीचे पुल कर रहा है, मतलब क्या होगा, व्हीकल नीचे स्लाइड होने का कोशिश करेगा, तो इसको अपोज करेगा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स which will be acting in opposite direction of weight, F(s), which is given by mu s into n। अगेन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने के टाइम क्या बोलोगे, कंसिडर ए व्हीकल ऑफ मास m moving in a circular path of radius of curvature r, let n be the normal reaction acting on the vehicle, let F be the frictional force, let mu s be the coefficient of static friction between vehicle's tire and surface of the wall, okay। then अभी यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पे weight mg is balanced by frictional force mu s into n, so weight
mg is balanced by frictional force Fs। therefore हम लोग क्या बोल सकते हैं, mg इक्वल टू Fs, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, mg इक्वल टू μs इंटू n। लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन, नॉर्मल रिएक्शन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है यहाँ पे, योर नॉर्मल रिएक्शन। सो व्हाट आई कैन से फ्रॉम हियर, द नेसेसरी centripetal force is provided by normal reaction and therefore what we can say from here, centripetal force is equal to normal reaction and what is centripetal force, mv square by r, mv square by r equal to n। अब इक्वेशन 1 को अगर आप लोग देखोगे, इक्वेशन 1 को अगर देखोगे, सो यहाँ से अगर मैं n का वैल्यू निकालूं, n विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, mg अपॉन μs। ओके, लेट्स मार्क दिस एज इक्वेशन 1। अब इसको मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा मेरे को, mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू mg अपॉन μs। कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो m और n कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू rg अपॉन μs, देयरफॉर v का वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ rg अपॉन μs। This is your minimum speed which is required to keep the object without falling, keep the vehicle without falling। Clear with this? ये मिनिमम स्पीड है, इससे कम होगा तो आपका व्हीकल गिर जाएगा, इससे ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। मैक्सिमम हम लोग कितना भी जा सकते हैं, बट मिनिमम क्राइटेरिया इज दिस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर टर्निंग ले रहे तो वहां पे सेफ स्पीड क्या था हमारा, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। वहां पे मैंने बोला था कि जो हमारा व्हीकल का वेलोसिटी है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वहां पे मैंने बोला था मटेरियल अलग होगा तो इसका वैल्यू भी चेंज होगा। तो हम लोग इस स्पीड के भरोसे नहीं रह सकते, व्हाई, बिकॉज रोड का कंडीशन क्या होगा पता नहीं होगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। कभी रोड चेंज होगा, कभी रोड पे पानी हो सकता है, तो कंडीशन चेंज हो सकता है, उसकी वजह से हम लोग इसके भरोसे नहीं रह सकते। तो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं, रोड को इंक्लिनेशन देते हैं। इंक्लिनेशन देने की वजह से क्या हो जाता है, इसका जो टर्निंग है वो काफी एफिशिएंट हो जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का अगर नॉर्मल डेफिनेशन देखोगे तो क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ रेजिंग वन एज ऑफ द रोड अबव द अदर मेकिंग एन एंगल थीटा डिनोटेड बाय थीटा। ओके, रीजन क्या है बैंकिंग का, अभी जैसे कि बताया हम लोग नॉर्मल रोड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्लिनेशन दे देते व्हिच मेक्स द टर्निंग मोर एफिशिएंट। तो इसका डेरिवेशन देखेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे सेफ स्पीड, सेफ स्पीड। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, वन विल बी योर वेट व्हिच विल बी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड गिवन बाय mg। ओके, देन सेकंड जो होगा दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे एक्ट होगा, इट विल बी एक्टिंग इन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, देन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट इज योर, ठीक इधर है, यहाँ पे जब हम लोग सेफ स्पीड का डेरिवेशन ले रहे हैं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, बिकॉज जैसे कि पता है रास्ते का कंडीशन हमको पता नहीं होगा, तो व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे
जब भी फोर्स कोई इंक्लिनेशन में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस, जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करूं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको रिजॉल्व करें। अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, थीटा। नॉर्मली आपको देखना है ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा कैसा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे आप, मैंने क्या कर दिया, यही पार्ट ले लिया, यहाँ पे ये ट्रायंगल बना दिया और ये फोर्सेस को मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके बता दिया, ठीक है। ये एंगल थीटा है, इसको मैंने नीचे एक्सटेंड किया वर्टिकली डाउनवर्ड है, मतलब दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो ये एंगल क्या आएगा मेरा, 90 माइनस थीटा, ठीक। देन दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन, ये आपका सरफेस था, नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एंगल क्या रहेगा आपका 90 डिग्री। ये एंगल को अगर मैं x बोल रहा हूँ, सब एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 होगा, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 180। यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, x प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, x इक्वल टू थीटा, मतलब ये एंगल का वैल्यू क्या आया, थीटा। इन शॉर्ट अगर आपको कभी भी याद रखना है तो हमेशा जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट रहेगा उसके साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी थीटा, ओके। नाउ लेट्स come back to the topic. रिजॉल्व किया हम लोग ने इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कभी भी याद रखना थीटा के बाजू वाला जो साइड होगा, एडजेसेंट साइड जो रहेगा, दैट विल बी n cos थीटा। एडजेसेंट साइड को हम लोग cos लेंगे और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, n sin थीटा। रेजोल्यूशन हो गया एक बार, फिर वापस हम लोग वही अप्रोच करेंगे जो पहले किया था। अभी अगेन यहाँ पे mg, weight mg is balanced by component of n cos theta, ठीक है। यहाँ पे normal reaction can be resolved into two perpendicular components। कौन कौन से दो components है, one is n cos theta which is acting in opposite direction of mg, और n sin theta which is acting कहाँ पे, टूवर्ड्स दी सेंटर। यहाँ पे वेट mg is balanced by n cos theta. Therefore, what we can say, mg equal to n cos theta. Equation 1 बना के इसको छोड़ देते। Then n sin theta is acting towards the center, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, the necessary centripetal force is provided by n sin theta. Therefore, centripetal force will be equal to क्या आएगा, n sin theta. What is centripetal force? mv square by r equal to n sin theta. इक्वेशन 1 से अगर मैं ले लूँ, इक्वेशन 1 से n का वैल्यू अगर मैं ले लूँ, क्या मिलेगा मेरे को, सब्स्टिट्यूटिंग
एन इक्वल टू एम जी अपॉन कॉस थीटा इन अबाव इक्वेशन। ये कंडीशन कहाँ से मिला मेरे को? यहाँ से। इसको उठा के इसमें डाल देंगे तो क्या मिलेगा? एम बी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन की जगह सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को मिलेगा एम जी अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एम एन एम गेट्स कैंसिल, so b square will be equal to r को इधर भेज देते हैं r g what is sin by cos tan theta। यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? b equal to अंडर रूट ऑफ r g tan theta। दिस इज योर सेफ स्पीड। याद रखना सेफ स्पीड जो है ये कोई मिनिमम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड नहीं है। ये स्पीड से अगर आपका व्हीकल चलेगा तो वो स्किडिंग नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग ने रोड के कंडीशन को कंसिडरेशन में नहीं लिया, दैट इज फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लिया। मतलब क्या? रोड का कंडीशन कोई भी होने दो, अगर व्हीकल इस स्पीड से जा रहा है तो वो क्या होगा? सेफ होगा। इससे ज्यादा होगा तो वो सेफ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इससे कम होगा तो भी अगेन डिपेंड्स। ओके, बट ये कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट या मिनिमम लिमिट नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज सेफ स्पीड। अगर मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट देखना है हम लोग को, देन हम लोग उसको आगे देखेंगे। फ्रॉम हियर ऑन मैं ये भी पता कर सकता हूँ कि अगर मैं कोई व्हीकल को 60 किलोमीटर पर आवर से चलाना है तो रोड को कितना इंक्लिनेशन देना पड़ेगा। तो सिंपली इस इक्वेशन को ही मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ से स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिलेगा? v स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। यहाँ से tan थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को? tan थीटा विल बी इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को? tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो कोई आपको पूछे कि अगर मेरे को एक व्हीकल है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है और मेरे को उसको मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है तो वहाँ पे मेरे को इंक्लिनेशन कितना रखना पड़ेगा? तो हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्लियर विद दिस? यू कैन कॉपी इट। ये डेरिवेशन लिखेंगे कैसा? अगेन यहाँ पे वही सब आपको लिखना है। स्टार्टिंग में डायग्राम के पहले क्या क्या लिखोगे? लेट एम बी द मास ऑफ द व्हीकल, लेट the road is bang at an angle of theta degree with the horizontal surface, then let m be the normal reaction acting on the vehicle, let r be the radius of curvature of the road। ये सारा डेटा लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे? फिर डेरिवेशन पे आओगे। ओके, सेफ स्पीड, जब भी सेफ स्पीड की बात होगी यहाँ पे आपको फ्रिक्शन को कंसिडरेशन में नहीं लेना है। ओके, क्या हम लोग ने देखा था? मोस्ट सेफ स्पीड। अब हम लोग देखेंगे मिनिमम स्पीड लिमिट कितना होगा और मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना होगा। मिनिमम और मैक्सिमम किस बेसिस पे डिसाइड होगा? फ्रिक्शन पे। ठीक है, कितना फ्रिक्शन। मिनिमम स्पीड लिमिट अगर मेरे को चेक करना है, मिनिमम स्पीड लिमिट चेक करना है तो क्या होगा? अगर स्पीड मान लें इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्पीड अगर सफिशिएंट नहीं होगा, स्पीड अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो क्या होगा? ये व्हीकल जो है वो क्या हो जाएगा? अगर एंगल ज्यादा है तो व्हीकल इस साइड में स्लाइड होने लगेगा। व्हीकल इस साइड में स्लाइड हो रहा है मतलब फ्रिक्शनल फोर्स उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा जो उसको स्लिप होने से बचाएगा। तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इस डायरेक्शन में। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ये आपका रोड है तो रोड के अलॉन्ग ही आपका फ्रिक्शनल डायरेक्शन फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा, व्हिच इज अभी अगेन एक्सम इंक्लिनेशन है तो इसको मेरे को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूं मैं, रिजॉल्व करता हूं। अब एंगल थीटा कौन सा होगा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी थीटा करस्पॉन्डिंग। फिर अगेन थीटा के एडजेसेंट वाला साइड विल बी योर cos थीटा, तो ये कंपोनेंट आएगा fs cos थीटा और ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या आएगा आपका? fs sin थीटा। अब यहाँ पे अगेन हम लोग बैलेंसिंग देखते हैं। fs sin थीटा और n cos थीटा का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। mg का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। मतलब weight mg is balanced by रिजल्टेंट ऑफ, मतलब क्या? ये दोनों का जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन फोर्स आएगा, रिजल्टेंट ऑफ n cos थीटा एंड fs sin थीटा। therefore मैं क्या बोल सकता हूँ? mg will be equal to जिस सेम डायरेक्शन में फोर्सेस होते हैं उनको हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड अप कर लेते हैं। n cos थीटा प्लस
एफ एस साइन इक्वेशन। अब यहाँ पे रिजल्टेंट, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, ये एफ एस कॉस थीटा और एन साइन थीटा का रिजल्टेंट फोर्स। अब ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब क्या होगा, दोनों माइनस होगा। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, नेसेसरी सेंट्रीपिटल force is provided by resultant of, इसका रिजल्टेंट आएगा एन साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा। देयरफॉर यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगा मेरे को, सेंट्रीपिटल फोर्स will be equal to n sin theta minus fs cos। यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। और दिस इज इक्वेशन 2। अब मेरे को क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1। डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इसको प्लस या माइनस करूंगा, मैं यहाँ से उसको वेलोसिटी को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा, निकाल नहीं पाऊंगा। दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग। क्या मिलेगा, mv स्क्वायर बाय आर होल अपॉन mg इक्वल टू n sin थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस एफ एस साइन और n कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, v स्क्वायर अपॉन आर जी विल बी इक्वल टू n sin थीटा माइनस व्हाट इज एफ एस, एफ एस होता है आपका म्यू एस इंटू n cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस म्यू एस इंटू n साइन थीटा। तो v स्क्वायर अपॉन आर जी, अगर ऊपर से मैं n को कॉमन ले लूँ, n को कॉमन ले लूँ और cos थीटा को भी कॉमन ले लूँ, n cos थीटा को अगर कॉमन ले लूँ, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे cos थीटा नहीं था, फिर मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, मतलब यहाँ पे मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos थीटा और sin थीटा से। तो यहाँ पे बचेगा नीचे डिनोमिनेटर में cos थीटा माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू एस। अब यहाँ पे भी अगेन मैं n cos थीटा को कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस म्यू एस बचेगा। अगेन यहाँ पे cos थीटा का टर्म नहीं है, तो cos थीटा का टर्म आपका डिवाइड है। तो v स्क्वायर अपॉन आर जी n cos थीटा एंड n cos थीटा गेट्स कैंसिल इक्वल टू व्हाट इज साइन बाय कॉस, tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। देयरफॉर ऐसे क्या मिलेगा मेरे को, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। दिस इज योर मिनिमम स्पीड। ये आपका मिनिमम स्पीड है। इतना मिनिमम स्पीड रहेगा तो क्या होगा, आपका व्हीकल स्लिप नहीं होगा। बट वो कंडीशन कब आएगा, जब आपका इंक्लिनेशन ज्यादा। अगर ये इंक्लिनेशन कम है, अगर ये इंक्लिनेशन कम है, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ये म्यू एस जो है, अगर ये म्यू एस का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। इक्वल टू tan थीटा हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंडीशन कब देखने मिलेगा, जब आपका थीटा का वैल्यू बहुत कम होगा। तो उस टाइम पे जो आपका मिनिमम स्पीड क्या होगा, मिनिमम स्पीड विल बी 0। सिंपल सी बात है। अगर इंक्लिनेशन ज्यादा नहीं होगा तो व्हीकल स्लिप नहीं होगा, तो वहाँ पे मिनिमम स्पीड का कोई कंडीशन नहीं होगा, तो वहाँ पे मिनिमम स्पीड क्या होगा, आपका 0 होगा। बट अगर इंक्लिनेशन ज्यादा है तो उस टाइम पे आपको कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है,
तो मिनिमम स्पीड का हम लोग ने कंडीशन देख लिया, सेम गोज फॉर द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का कंडीशन क्या होगा देखते हैं, ठीक है। ये वही डायग्राम है जो हम लोग ने सेफ स्पीड के लिए यूज किया था, वही फिगर है। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या आएगा वो देखते हैं। मैक्सिमम स्पीड, अगर स्पीड ज्यादा होगा तो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, उसकी वजह से आपका व्हीकल स्पीड या टॉपल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको क्या कर रहा है, बाहर की तरफ पुश कर रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, इसको बाहर की तरफ पुश कर रहा है। तो उसको अपोज कौन करेगा यहाँ पे, आपका फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इस केस में कहाँ पे एक्ट होगा, इट विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन समझना जरूरी है, रट्टा मार के मतलब नहीं है, ये इसका मतलब समझो कि मैक्सिमम में इधर ही क्यों आया, मिनिमम में उधर ही क्यों लिया था, ओके। सो फ्रिक्शनल फोर्स इट कम्स हियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको रिजॉल्व करेंगे इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगेन रेजोल्यूशन जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल में, एक कंपोनेंट आएगा आपका वर्टिकल। अब थीटा किधर आएगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सो दिस एंगल विल बी थीटा। कैसे, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल आपका, ये जो लाइन है ये दोनों सेम ही है, तो वो अल्टरनेट एंगल। ये कंपोनेंट क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। थीटा के एडजेसेंट साइड जो होगा दैट विल बी cos थीटा, परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, sin थीटा। रेजोल्यूशन हो गया। अगेन फिर हम लोग वही करेंगे। अब वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं यहाँ पे, n cos थीटा है, fs sin थीटा एंड mg, ठीक है। तो यहाँ पे n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय, कौन बैलेंस कर रहा है उसको, रिजल्टेंट ऑफ mg एंड fs sin थीटा। n cos थीटा, therefore n cos थीटा इक्वल टू क्या होगा आपका, जो mg और f sin थीटा एक ही डायरेक्शन में, तो वो क्या हो जाएंगे आपके, ऐड अप हो जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ देते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करके लिखता हूँ, mg विल बी इक्वल टू n cos थीटा माइनस fs sin थीटा। Let's mark this as equation 1. Then fs cos थीटा और n sin थीटा का रिजल्टेंट जो एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, ये क्या करेगा, आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके देगा। मतलब नेसेसरी centripetal force is provided by resultant of, किसका रिजल्टेंट, n sin theta and fs cos theta. Therefore we can say centripetal force will be equal to n sin theta plus fs cos theta plus q हुआ because same direction. So what is centripetal force, mv square by r equal to n sin theta plus fs cos theta. Let's mark this as equation 2. Again क्या करेंगे हम लोग, equation 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग equation 2 by 1. What we will get, v square by r the whole upon mg equal to n sin theta plus fs cos theta the whole upon क्या आएगा, n cos theta minus fs sin, and then m gets cancelled, v square upon rg equal to n sin theta plus what is fs, mu s into n cos theta upon n cos theta minus mu s into n sin theta. v square upon rg will be equal to, अगेन यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, n को कॉमन लेंगे, नेगेटिव cos थीटा को ही कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, sin थीटा, यहाँ पे cos का टर्म नहीं है तो cos का टर्म डिवाइड में आ जाएगा, प्लस mu s अपॉन n cos थीटा, क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस mu s, अगेन cos का टर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा आपका डिवाइड में थीटा अपॉन cos।
this term gets cancelled, so b square upon rg will be equal to sin theta upon cos theta is tan theta plus mu s upon 1 minus mu s tan theta. So b will be equal to rg जब मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये स्क्वायर रूट में, so rg into tan theta plus mu s upon 1 minus mu s into tan theta. So this is your maximum speed, जिससे आप लोग एक व्हीकल चला सकते हैं. अगेन यहाँ पे हम लोग कंडीशन देखेंगे. डिनोमिनेटर में अगर म्यू एस का वैल्यू अगर इक्वल टू कॉट थीटा हो, कॉट थीटा के इक्विवेलेंट अगर इसका वैल्यू हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला टर्म ले लेंगे. डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा. तो 1 माइनस कॉट थीटा इंटू टैन थीटा क्या होता है हमारा, कॉट थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन टैन थीटा इंटू टैन थीटा, कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0. मतलब ये क्या आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया, एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 हम लोग को क्या मिलता है, इन्फिनिटी. मतलब उस केस में जो मैक्सिमम स्पीड होगा दैट विल बी इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का मतलब क्या है, मैं कितना भी मैक्सिमम स्पीड पे लेके जा सकता हूँ, बट कंडीशन यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा टैन थीटा का मल्टीप्लिकेशन, म्यू एस का वैल्यू आपका इक्वल टू कॉट थीटा है. ठीक है. अब अगर आप लोग देखोगे ये कंडीशन उठा रहा हूँ, ठीक है, ये कंडीशन म्यू एस इक्वल टू कॉट थीटा. म्यू एस का रेंज जो है, म्यू एस योर वैरीज फ्रॉम 0 to 1. 0 मिनिमम है, 1 मैक्सिमम है, 1 से ज़्यादा नहीं होता. तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वाला कंडीशन ले रहे, 1 इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट का कौन सा वैल्यू 1 आता है, योर 45 डिग्री. तो ये कंडीशन कब वैलिड है, जब आपका थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 डिग्री. उस केस में क्या होगा, आपका जो मैक्सिमम स्पीड का कंडीशन है, मैक्सिमम स्पीड विल बी इन्फिनिटी. यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आपका कितना भी जा सकता है, बट क्योंकि इंक्लिनेशन ज्यादा है तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, मिनिमम स्पीड होगा, ना कि मैक्सिमम स्पीड. जबकि हम लोग ने जहाँ पे मिनिमम वाला कंडीशन देखा था, जहाँ पे एंगल कम होगा, वहाँ पे आपका मिनिमम स्पीड 0 आ रहा था, बट वहाँ पे जो क्राइटेरिया होगा वो मैक्सिमम स्पीड सेटिस्फाई करना होगा. Okay, so with this we conclude our application of circular motion. Further topic will be continued in our next session. Thank you.